छात्रगण नमस्कार। उद्यन आईएएस पीसीएस स्टडीज़ के इस ऑनलाइन मोवीशाला प्लेटफॉर्म पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज से हम लोग बीपीएससी 67वीं और 68वीं के लिए मैथिली ऑप्शनल ऑनलाइन कोर्स का आरंभ करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको विदित होगा कि 67वीं बीपीएससी की जो मुख्य परीक्षा है वह 29 दिसंबर 2022 से प्रारंभ होगी और ये 3 दिवसीय कार्यक्रम होगा। अर्थात ये आपको 29, 30 और 31 दिसंबर को ये परीक्षाएं 67वीं की आयोजित होंगी, जिसमें 31 दिसंबर को मोस्ट प्रोबेबल, अगर टेंटेटिव डेट है, इसमें हो सकता है कि कुछ आगे पीछे परिवर्तन हो, तो 31 दिसंबर को शायद आपका जो है वैकल्पिक विषय का पेपर होगा। तो उसके लिए जो है हम लोग मैथिली ऑप्शनल का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं। साथ ही साथ जो छात्र 68वीं बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि 68वीं बीपीएससी का भी जो एग्ज़ाम है वह 12 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित करने की संभावना है और साथ ही साथ उसके 2 महीने करीब बाद अर्थात अप्रैल मई में जो है आपकी 68वीं की मुख्य परीक्षा भी होने वाली होगी। तो जो छात्र 67वीं की परीक्षा में शामिल हो रहे हैं या 68वीं देना चाह रहे हैं, उनके लिए बेहतर होगा कि वो जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है अपना, उसको यथाशीघ्र गंभीरता और गहनतापूर्वक अध्ययन कर लें और उसका सिलसिलेवार और क्रमबद्ध तरीके से नोट्स बना करके उसको बार बार रिवाइज करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के द्वारा ही आप अंतिम जो लिस्ट होता है, फाइनल मेरिट लिस्ट में अपना जगह सुनिश्चित कर सकते हैं। तो हमारे संस्थान के द्वारा मैथिली ऑप्शनल कोर्स का आरंभ किया जा रहा है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि मैथिली विषय का जो प्रदर्शन है बीपीएससी की परीक्षाओं में वह काफ़ी बेहतर रहा है, चाहे वो 64वीं की परीक्षा हो, 65वीं की परीक्षा हो, 66वीं हो, जो भी विगतवार जो भी अभी तक एग्जाम आयोजित हुए हैं, तो अन्य वैकल्पिक विषयों की तुलना में मैथिली विषय के प्रदर्शन में क्रमबद्ध रूप से निरंतरता देखी जाती है। तो यही कारण है कि वर्तमान समय में जो मिथिला भाषा भाषी हैं, अर्थात जो मिथिलांचल क्षेत्र से जो लोग हैं, उनके लिए तो एक पसंदीदा सब्जेक्ट के तौर पे मैथिली रहा ही है। जो भी अन्य मिथिलांचल बेल्ट से बाहर के लोग हैं, अर्थात मगही के क्षेत्र के हैं या भोजपुर के क्षेत्र के हैं, और अगर यूपीएससी की परीक्षा की बात करें तो राजस्थान के, उड़ीसा के भी कई लोग, पंजाब हरियाणा के भी कई लोग जो है सो मैथिली वैकल्पिक विषय लेकर के यूपीएससी और बीपीएससी में अपना स्थान अर्जित कर चुके हैं, जिसके बहुत सारे आपको उदाहरण मिलेंगे। क्योंकि 2003 में जब मैथिली को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया गया था, उसके बाद से जो है लगातार यूपीएससी में मैथिली विषय से आज करीब 19-20 साल से लगातार एग्जाम हो रहा है और बीपीएससी में भी करीब 2007-08 से लगातार एग्जाम हो रहा है मैथिली ऑप्शनल लिटरेचर को लेकर के। बीच में थोड़ा कुछ समय के लिए 2003 और 4-5 के बीच में कुछ राजनीतिक प्रशासनिक कारणों से मैथिली लिटरेचर का एग्जाम बीपीएससी में नहीं हुआ था, वो एक अलग मैटर है। लेकिन अब पिछले करीब 14-15 सालों से बीपीएससी में लगातार एग्जाम हुए हैं और वो 4-5 साल का गैप छोड़ के उससे पहले भी जो बीपीएससी का एग्जाम आयोजित हुआ था उससे मैथिली एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हुआ करता था। तो खैर ये सारी बातें हुई। तो इसमें मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो मैथिली जो हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट है वह बहुत ज़्यादा अंकदायी है। तो इसके लिए क्या प्रमाण है, इसके लिए मैं कुछ मार्कशीट लाया हूँ। जैसा कि अभी आपको पता होगा कि 66वीं बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट कुछ समय पहले आया था, तो 66वीं बीपीएससी में जो 17वीं रैंक लाए हैं निशांत गौरव जी, उनका जो मैथिली लिटरेचर में है 190 मार्क्स है। तो ये 190 मार्क्स उन्होंने अर्जित किए हैं और इसके बदौलत वो 17 रैंक अर्जित कर करके उच्च पद पर आसीन हुए हैं। तो ये देखिए उनका जो मार्क्स है मैथिली लैंग्वेज एंड लिटरेचर 190 मार्क्स है और ये निशांत गौरव जी हैं, 66वीं बीपीएससी मेंस का ये मार्कशीट है। तो इसमें इनका 17 रैंक है, 17th रैंक है, ठीक है, 17 रैंक है इनका 17th रैंक है 66 बीपीएससी में, ठीक है, 66 बीपीएससी में इनका 17th रैंक है। तो इनका जो है लगभग आपको चूंकि पता है कि आप जो आपका जो अंतिम रूप से चयन होगा उसमें 3 सब्जेक्ट है, GS1, GS2 और ऑप्शनल। तो अगर आप तीनों सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तभी आप अच्छे रैंक पर चयनित हो सकते हैं।
लेकिन अन्य सब्जेक्ट्स में क्या होता है कि जैसे ज्योग्राफी है, हिस्ट्री है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, पॉलिटिकल साइंस है, उसमें मार्क्स का वेरिएशन बहुत ज़्यादा, बहुत अच्छा लिख करके भी आएंगे तभी आपको 130 140 नंबर आ जाएगा। तो उसमें उस संदर्भ में क्या होता है कि भाई अंतिम रूप से चयन में समस्या हो जाती है और कई बार तो चयन हो भी जाता है अगर, तो काफ़ी लोअर रैंक्स में होता है। तो इन सभी समस्याओं से बचने के लिए जो लिटरेचर सब्जेक्ट है उसमें मैथिली जो है एवरग्रीन सब्जेक्ट है। यहाँ पर आपको 180 190 के आसपास आप औसतन मेहनत से, एवरेज मेहनत करके भी आप 180 से 190 नंबर तक प्राप्त कर सकते हैं। और अगर आपकी साहित्य में रुचि है तो आप इसको परिमार्जित करके 200 200 प्लस तक भी अंक लाए जा सकते हैं। जो 60 से 62वीं की जो बीपीएससी की परीक्षा हुई थी उसमें एक संजय मिश्रा सर हैं, उच्च पद पर भी आसीन है टैक्स डिपार्टमेंट में, उनके 209 नंबर आए थे। उनके जो है 209 मार्क्स जो है उनको 60 से 62 में आया था। 60 से 62 बीपीएससी में संजय मिश्रा हैं, संजय मिश्रा जी हैं, संजय मिश्रा। और 190 नंबर तो आपको मैंने अभी दिखाया ही, 190 मार्क्स है। इसके अलावा भी 191 195 ऐसे बहुत सारे मार्कशीट आपको मिलेंगे। आपको यूट्यूब पे बहुत सारे मार्कशीट अवेलेबल हैं। मैथिली ऑप्शनल लिटरेचर का क्या परफॉर्मेंस रहा है, 64वीं 65वीं 63वीं 62वीं, या और भी जो इस क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं काफ़ी समय से, या जो टीचर्स हैं अन्य सब्जेक्ट्स में, उनसे भी ऑफ द रिकॉर्ड आप जब बात कीजिएगा तो आपको बताएंगे कि मैथिली ऑप्शनल जो है काफ़ी अच्छा सब्जेक्ट है। तो इस संदर्भ में जो है आप कुछ और मार्कशीट देख लीजिए। जैसे गुलशन कुमार झा जी हैं, ये भी 66वीं बीपीएससी का इनका एग्जाम हुआ था, 188 नंबर लाया इन्होंने, 188 मार्क्स लाया। इसके अलावा और भी आप जब मार्कशीट देखेंगे, ये भी एक 66वीं बीपीएससी के कैंडिडेट हैं, नाम हाइड किया है इन्होंने, इनका 184 मार्क्स है। ठीक है, इसके अलावा जो है ये भी 66 बीपीएससी का कैंडिडेट है, 184 नंबर है। इसी तरह से देखते इसमें भी इनका जो है 182 मार्क्स है इनका मैथिली लैंग्वेज लिटरेचर में, 182 मार्क्स। इसके अलावा देखिए इनका 181 नंबर है 66वीं बीपीएससी में। तो वर्तमान समय में आप देखिए कि जो नया ट्रेंड शुरू हुआ है 64वीं के बाद से 65वीं 66वीं, उसमें 180 प्लस नंबर लाना ऑप्शनल में, मतलब ये है कि आपके सफलता को सुनिश्चित करने में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उस संदर्भ में जो है सो मैथिली काफ़ी हेल्पफुल सब्जेक्ट होगा आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए। इनका भी देखिए 182 मार्क्स है, इनका देखिए 184 मार्क्स है 66वीं बीपीएससी में, 184 मार्क्स है। ठीक है, इनका वो भी 182 मार्क्स है। इनका देखिए 183 मार्क्स है। 65वीं का भी देख लीजिए, कुछ 65वीं के मार्कशीट भी हैं। 65वीं के मार्क्स देखेंगे 181 मार्क्स है, 181 मार्क्स है। देखिए इनका 185 मार्क्स है। देखिए इनका 191 मार्क्स है, 191 नंबर है इनका मैथिली में, 64वीं बीपीएससी का है ये। ठीक है, इनका देखिए 184 मार्क्स है। तो आप देख रहे हैं कि 190 नंबर तक, 200 नंबर तक जो है आप बहुत ही कम प्रयास में आसानी से ला सकते हैं अन्य विषय की तुलना में। अब ऐसा नहीं कि आपको इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, केवल मैथिली लेने से तो नहीं हो पाया जाएगा, आपको पढ़ना तो पड़ेगा, लेकिन आप पढ़ करके जो है, इनका देखिए 191 मार्क्स है 64वीं बीपीएससी में, 64th में इनका 191 मार्क्स। तो इस तरह से आप देखते हैं कि काफ़ी जो है मैथिली जो एज ए सब्जेक्ट है वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो ये मैं आपको कह रहा था कि जो मैथिली ऑप्शनल सब्जेक्ट है वह काफ़ी अंकदायी है। और इसमें जो है आप, इसमें एक सामान्य सी समस्या ये आती है छात्रों के बीच में, एक भ्रम सी स्थिति है कि मतलब मूलतः दो प्रकार के छात्र हैं। एक वो वैसे छात्र हैं जो मिथिलांचल क्षेत्र से हैं, और चूंकि हमारे देश और राज्य की ये दुर्भाग्य है या विडंबना है कि हम लोग अपनी मातृभाषा को प्रमोट नहीं करते हैं, और हमारे शिक्षा का माध्यम जो है वो हिंदी या अंग्रेजी है। हमारे जैसे कि बंगाल में या उड़ीसा में वहाँ का शिक्षा का माध्यम बंगाली उड़िया है, या साउथ इंडिया में जो है वहाँ तमिल तेलुगु वो शिक्षा का माध्यम भी है। लेकिन हमारे राज्य में शिक्षा का माध्यम जो है वो मैथिली, मगही या भोजपुरी को नहीं बनाया गया। इसकी वजह से क्या है कि कई लोग जो मैथिली भाषा बोलना जानते भी हैं लेकिन वो लिखना नहीं जानते हैं, तो उनके मन में ये दुविधा रहती है कि भाई हम मैथिली अगर लें तो क्या हम इसमें परफॉर्म कर पाएंगे, क्या हम मैथिली को लिख पाएंगे। बोलना उनकी मातृभाषा है। एक इस तरह के कैंडिडेट हैं, और एक दूसरे तरह के कैंडिडेट वो हैं
जो मिथिलांचल क्षेत्र से नहीं है, मगध से हैं, भोजपुर से हैं, राजस्थान से हैं, दिल्ली से हैं, अन्य अन्य क्षेत्रों से, हिंदी बेल्ट से हैं, तो उनको ये समझ में उनके लिए ये एक चिंता का विषय रहता है कि अगर हम मैथिली लें तो क्या हम परफॉर्म कर पाएंगे। तो इन दोनों कैंडिडेट्स के लिए मेरा जो ये सुझाव है, ये मेरा जो आंसर होगा कि अगर आपको जो है हिंदी भाषा पढ़ने, लिखने, बोलने और समझने आता है तो आपके लिए मैथिली भाषा और साहित्य जो है एक शानदार वैकल्पिक विषय साबित हो सकता है, क्योंकि हिंदी और मैथिली में करीब 95 to 98% जो है सिमिलरिटी है। 95 से 98% शब्द जो है हिंदी और मैथिली साहित्य में 95 से 98% जो है शब्द जो है हिंदी और मैथिली साहित्य का कॉमन है। और वैसे कोई भी लोग जो हिंदी भाषा को पढ़ना, लिखना और समझना जानते हैं वो आसानी से मैथिली भाषा को पढ़, लिख और समझ सकते हैं। तो इस संदर्भ में कोई ऐसी चुनौती नहीं है। तो मेरा ये सुझाव है कि भाई लेकिन इसमें एक शर्त ये है कि आपकी रुचि जो है साहित्य में होनी चाहिए, अर्थात जो जैसे कि कविता हो गई, कविता, कहानी, नाटक, भाषा, इन चीजों में आपकी एक सामान्य समझ या रुचि होनी चाहिए, तभी आप कोई भी साहित्य लें, चाहे वो मैथिली साहित्य हो, हिंदी साहित्य हो, संस्कृत हो। इन चीजों के लिए पूर्व शर्त है कि आपकी साहित्यिक रुचि थोड़ी बहुत हो जाए। ऐसा नहीं है कि आपको साहित्यकार होना चाहिए। और चूंकि आप ये एग्जाम दे रहे हैं, बीपीएससी का या यूपीएससी का जो भी एग्जाम आप देते हैं, तो आपके ये जो सबसे बड़ा मोटो है कि आपका सिलेक्शन सुनिश्चित हो, आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में स्थान आए। उसके लिए जो भी प्रयास करने पड़ेंगे वो आप करने के लिए तैयार हैं, तत्पर हैं। तो उस संदर्भ में भी अगर आप देखिएगा तो मैथिली जो लिटरेचर सब्जेक्ट है उसका परफॉर्मेंस हर वर्ष अच्छा रहा है। तो इस वजह से आपके लिए एक अच्छा अवसर है, एक अच्छी संभावना है कि जैसे हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, वहाँ पे मार्क्स में बहुत ज़्यादा वेरिएशन होता है। एंथ्रोपोलॉजी है, किसी टॉपर के 130 मार्क्स आए हुए हैं, और यहाँ पे मैथिली लिटरेचर में एवरेज स्टूडेंट्स के भी 170-180 नंबर आए हुए हैं। तो ये एक बहुत ही प्लस पॉइंट है। तो इसके लिए आपको इन चीज़ों में थोड़ी बहुत रुचि होनी चाहिए। अगर रुचि नहीं है तो भी अगर आप धीरे धीरे इसका विकास करेंगे, परिमार्जित करेंगे, ताकि आपका जो है सिलेक्शन हो सके। तो संक्षेप में मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको हिंदी भाषा पढ़ना, लिखना, समझना आता हो, ठीक है, तो आप मैथिली वैकल्पिक विषय के लेने के बारे में विचार कर सकते हैं। इसके लिए थोड़ा छोटा सा शर्त यही है कि आपकी जो है साहित्य में कविता, कहानी, नाटक, इन चीज़ों में थोड़ी बहुत रुचि होनी चाहिए, और उस रुचि को आप धीरे धीरे परिमार्जित कर करके एक अच्छा स्कोर मैथिली साहित्य में ला सकते हैं। तो इस तरह से ये हमने एक हल्का सा मैथिली भाषा और साहित्य का जो एक बैकग्राउंड है वो हमने देखा। अब जो है हम मैथिली भाषा और साहित्य का सिलेबस देखते हैं कि मैथिली भाषा और साहित्य का क्या सिलेबस है, क्योंकि कोई भी कोर्स करने से पहले ये आवश्यक हो जाता है कि हम उस कोर्स का जो सिलेबस है उसका विधिवत तरीके से अध्ययन कर लें। तो जब इसका सिलेबस देखिएगा तो मैथिली भाषा और साहित्य का जो सिलेबस है वो मूल रूप से पहले क्या होता था कि 2 पेपर होता था, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में क्या होता था कि भाषा का इतिहास और साहित्य का इतिहास होता था, और पेपर 2 में क्या होता था कि पद्य और गद्य होते थे, अर्थात कविता और कहानियां होती थी पेपर 2 में। तो लेकिन 60 से 62वीं बीपीएससी से क्या किया गया है कि दोनों पेपर को क्लब करके एक ही पेपर में कर दिया गया है। तो वर्तमान समय में क्या होता है कि पेपर एक ही होता है, उसी में जो पूरा सिलेबस है उसी से ओवरऑल पूरे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस जो मैथिली भाषा और साहित्य का जो सेक्शन 1 है वो 2 भाग में बटा हुआ है। पहला है मैथिली भाषा का इतिहास और दूसरा है मैथिली साहित्य का इतिहास। ठीक है, मैथिली साहित्य का इतिहास, ये है मैथिली भाषा का इतिहास, और दूसरा है मैथिली साहित्य का इतिहास, ये है मैथिली भाषा का इतिहास, और ये है मैथिली साहित्य का इतिहास। ठीक है, भाग 2। इसके और हम डिटेल्स में भी मार हैं। और जो सेक्शन 2 है ये जो है ये पद्य है, और ये जो सेक्शन 2 के बाद इसमें जो है गद्य भी है। ठीक, ये कुछ पद्य है, कुछ गद्य। तो इसके बारे में हम विधिवत रूप से देखते हैं। ये देखिए मैथिली भाषा और साहित्य, ये जो हमारा सिलेबस है, सिलेबस है मैथिली भाषा और साहित्य। तो इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि सिलेबस क्या, हमको पढ़ना क्या है। जो इसका पहला टॉपिक है मैथिली भाषा के इतिहास, अर्थात जो मैथिली भाषा है उसका क्या इतिहास रहा है। मैथिली भाषा जो है
इसके अंतर्गत हमको पढ़ना है कि मैथिली भाषा का उद्गम, मैथिली भाषा का उद्गम का अर्थ हुआ, उद्गम का अर्थ होता है ओरिजिन, अर्थात मैथिली भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई। तो मैथिली भाषा की उत्पत्ति जो है 7वीं 8वीं शताब्दी के आसपास जो है सिद्धाचार्य साधु हुए थे, सिद्धाचार्य साधु हुए थे, वज्रयानी शाखा के साधु थे। तो इनके प्रादुर्भाव से यहाँ पर मैथिली साहित्य का आरंभिक रूप दर्शन होने लगता है। तो ये 7वीं 8वीं सदी से लेकर के भी जो वर्तमान हम लोग 2022-23 तक आ चुके हैं, तो यहाँ से मैथिली भाषा की विकास यात्रा शुरू हुई थी। तो इसके बारे में हम लोग को थोड़ा पढ़ना है। और इसके बाद दूसरा टॉपिक है कि भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान, भारोपीय भाषा परिवार में मैथिली का स्थान। तो ये जो भारोपीय भाषा परिवार है, भारोपीय भाषा परिवार मैथिली का स्थान, तो देखिए जितना संसार में एक यूनेस्को का एक अनुमानित आंकड़ा है कि लगभग 7000 के आसपास मान के चलिए, पूरे दुनिया में विश्व में लगभग 7000 के आसपास भाषा है अभी वर्तमान में। इसमें से लगभग 90% भाषा जो है, 90% भाषा है, उसके बोलने वाले की संख्या 1 लाख से कम है। लेकिन मैथिली भी इन्हीं 7000 भाषाओं में से एक है। लेकिन इसका एक बहुत ही विस्तृत क्षेत्र है, जो मतलब नेपाल से लेकर के झारखंड और बंगाल के सीमा से लेकर के भोजपुर के सीमा के बीच में जो भी जिले हैं, करीब 17-18 जिले के आसपास आता है, उसमें जो है मैथिली, बिहार के 17-18 जिलों में लगभग मैथिली बोली जाती है। और मैथिली और उसकी अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। उसके अलावा नेपाल जो देश है वहाँ पर, और जो झारखंड और बंगाल के कुछ भागों तक मैथिली भाषा और इसकी अलग अलग बोलियां बोली जाती हैं। तो इन 7000 भाषाओं को जो है वर्गीकरण किया गया है। क्योंकि आप कोई भी भाषा विज्ञान, जो पहला टॉपिक है वो भाषा विज्ञान, मैथिली भाषा का इतिहास, इसका अर्थ ये हुआ कि ये भाषा विज्ञान पढ़ना है, कि भाषा विज्ञान। विज्ञान आपको जानते हैं, विज्ञान क्या होता है? विशिष्ट ज्ञान। किसी भी चीज का जो हम विशिष्टता पूर्वक जो अध्ययन करते हैं, विशिष्टता पूर्वक जो अध्ययन किया जाता है, वो विशिष्ट ज्ञान जो है विज्ञान है। तो ये भाषा विज्ञान जो है, ये भाषा का विशिष्ट अध्ययन, अर्थात जो लैंग्वेज है उसका जो साइंटिफिक स्टडी है वही भाषा विज्ञान होता है। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि कोई भी लैंग्वेज, कोई भाषा जो है, भाषा की उत्पत्ति कैसे, जैसे कि एंथ्रोपोलॉजी में पढ़ते हैं कि जो मानव सभ्यता है या मानव जाति प्रजाति है, मानव की उत्पत्ति कैसे हुई। उसी तरह से इस भाषा विज्ञान में हम ये पढ़ते हैं कि भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थात भाषा का जन्म कैसे हुआ, उस भाषा का विकास कैसे हुआ, अलग अलग भाषाएं कैसे बनी। मैंने आपको बताया कि दुनिया में लगभग 7000 भाषाएं हैं। वो इन भाषाओं को किस तरह से अलग अलग बांटते हैं, इन भाषाओं में आपस में संबंध क्या है, इन भाषाओं का व्याकरण क्या है, इसके अलावा इन भाषाओं की लिपि क्या है, जिसमें हम लोग लिपि लिखते हैं। जैसे हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, मैथिली तिरहुता लिपि में लिखी जाती है। तो इसका लिपि किस प्रकार से है, अर्थात जो भाषा के अलग अलग आयाम हैं, इन सभी चीज़ों का हम जो है भाषा विज्ञान में अध्ययन करते हैं। तो चूंकि हमारा जो मैथिली ऑप्शनल हम पढ़ने जा रहे हैं, तो यहाँ पर जो भाषा विज्ञान है वो क्या है, मैथिली भाषा का पढ़ना है। अर्थात जो यहाँ पर भाषा विज्ञान होगा वो सिर्फ मैथिली भाषा तक सीमित है, कि मैथिली भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, मैथिली भाषा का विकास कैसे हुआ, मैथिली भाषा की लिपि कौन सी है, मैथिली भाषा की अलग अलग बोलियां कौन सी है। इसके अलावा मैथिली भाषा को जो है अलग अलग भाषाओं से, जैसे कि मैथिली के मिथिलांचल के बगल में मगध क्षेत्र है, भोजपुर का क्षेत्र है, हाँ बंगाल का क्षेत्र है, असम का क्षेत्र है, उड़ीसा का क्षेत्र है। तो इन सभी भाषाओं से मैथिली भाषा का क्या संबंध है, अर्थात उसमें क्या समानता है और क्या असमानता है। तो इस प्रकार से एक होलिस्टिक जो है, एक कंप्लीट स्टडी जो है भाषा विज्ञान का हम लोग करते हैं मैथिली भाषा के इतिहास में। तो ये भारोपीय भाषा परिवार जो है, ये भारोपीय भाषा परिवार इन 7000 भाषाओं को जब अलग अलग तरीके से वर्गीकृत करते हैं, जब आगे की कक्षाओं में करेंगे, तो 2 वर्गीकरण आता है, एक आकृति मूलक आता है और दूसरा परिवार मूलक वर्गीकरण आता है। तो इस परिवार मूलक वर्गीकरण में दुनिया की जितनी भी भाषाएं हैं उसको भारतीय भाषा शास्त्री करीब लगभग 15 से 18 भाषा परिवार में वर्गीकृत करते हैं। जैसे कि परिवार एक बहुत बड़ा इकाई होता है, जिस संयुक्त परिवार होता है एक बहुत बड़ा इकाई होता है, उसमें छोटे छोटे परिवार का अर्थ पति पत्नी बच्चा होता है। तो और लेकिन अब पति का भाई है, पत्नी का बहन है या पत्नी की भाई है, तो इस मिला के एक संयुक्त परिवार, ज्वाइंट फैमिली बनता है। उसी तरह से भाषा परिवार जो है, दुनिया में जितनी भाषाएं हैं, लोग 7000 भाषाएं हैं, तो परिवार मूलक वर्गीकरण में दुनिया की सभी 7000 भाषाओं को 15 से 18 भाषा परिवार में बांटा गया है। जिसमें सबसे प्रमुख भाषा परिवार जो है वो भारोपीय भाषा परिवार, जिसमें सबसे प्रमुख भाषा परिवार क्या है, भारोपीय भाषा परिवार, जिसमें
ये इसकी महत्वपूर्ण भाषाएं कौन कौन सी? संस्कृत, लैटिन, इंग्लिश, ये जितनी सारी भाषाएं मेन भाषा है, फारसी, ये सारी भाषाएं किस में आती हैं? भारतीय भाषा परिवार में आती हैं। तो ये सारी भाषाएं परिवार भारतीय, इसी जिससे 15-18 भाषा परिवार, उसमें क्या बताया कि भारतीय भाषा परिवार सबसे महत्वपूर्ण भाषा। इसके अलावा जैसे मान के चलिए कि दक्षिण भारत का जो भाषा परिवार है, ठीक है, उसके अलावा जैसे कि चित्रात्मक लिपि वाला भाषा परिवार, जैसे चाइनीज लैंग्वेज है वो, या तिब्बती भाषा है, ये सारी भाषाएं परिवार अलग अलग आती हैं। जैसे दक्षिण पूर्व एशिया का भाषा परिवार है, इसको हम पढ़ेंगे जब वो टॉपिक आएगा तब पढ़ेंगे डिटेल्स। अभी एक ओवरव्यू हम देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से जो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भारतीय भाषा परिवार जो है में संस्कृत का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो इसी संस्कृत से जो है मैथिली भाषा की उत्पत्ति हुई है। इसी संस्कृत से क्या हुआ है कि मैथिली भाषा का ओरिजिन हुआ है। तो इस संस्कृत भाषा में क्या हुआ था कि 500 बीसी के आसपास पाणिनि नाम का एक बहुत बड़े विद्वान हुए थे, जिन्होंने अष्टाध्यायी व्याकरण की रचना की थी। अष्टाध्यायी व्याकरण की रचना पहली बार हुई थी पाणिनि के द्वारा 500 बीसी के आसपास। तो यहीं से संस्कृत जो है आगे विकसित होकर के लौकिक, अर्थात जो लौकिक संस्कृत का उत्पत्ति हुई थी। और इसी लौकिक संस्कृत से बाद के समय में महाजनपद काल के आसपास और बुद्ध के समय के आसपास आकर के प्राकृत भाषा का उद्भव हुआ था, ठीक है। और इसी प्राकृत में जो है, प्राकृत और पाली के आसपास का मान के चले, पाली जो है वो बौद्धों की भाषा थी और प्राकृत है वो जैन की भाषा थी। तो इसी प्राकृत से बाद के समय में जब समय आगे बढ़ता गया और गुप्त काल का समय आया, तो वो समय जो है मागधी और अर्ध मागधी प्राकृत, मगध के क्षेत्र में जो प्राकृत विकसित हुआ वो मागधी प्राकृत था। और मागधी प्राकृत और अर्ध मागधी प्राकृत में जब आगे का डिवीजन आया और करीब 1000 ईस्वी के आसपास, अर्थात मागधी प्राकृत जो गुप्त काल के समय के आसपास था 300-400 ईस्वी के आसपास का जो टाइम था, उस समय तक मागधी प्राकृत था। और उसके बाद 1000 ईस्वी के आसपास आते आते ये जो है अपभ्रंश का रूप ले लिया। भाषा का क्रमिक रूप से विकास होता, जैसे मनुष्य पहले जन्म लेता है, फिर वह छोटा बच्चा होता है, फिर वह थोड़ा बड़ा होता है, फिर वह स्कूल जाने लगता है, फिर कॉलेज जाने लगता है, फिर वो जॉब करता है, फिर उसकी शादी होती है, फिर उसके बच्चे होते हैं, फिर इसी प्रकार वो बूढ़ा होता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसी तरह से भाषा का भी एक क्रमिक रूप से विकास होता है। तो उसी तरह से जो मागधी प्राकृत था वो 300 से 400 ईस्वी के आसपास का था। और अपभ्रंश जो था, मागधी अपभ्रंश जो है 1000 ईस्वी के आसपास की जो भाषा थी वो मागधी अपभ्रंश थी। और इसी मागधी अपभ्रंश से जो विद्यापति का समय आता है, 1350 ईस्वी में विद्यापति का जन्म होता है। महाकवि विद्यापति के बारे में हम पढ़ेंगे मैथिली साहित्य में। वो 1350 में विद्यापति का जन्म होता है और इनके समय के आसपास की जो भाषा है, इसको मिथिलांचल में जो अपभ्रंश था उसको अवहट कहते हैं। और इसी अवहट भाषा में जो है विद्यापति कृतिलता और कृति पताका का रचना करते हैं। अब विद्यापति 1350 ईस्वी में, 1350 ईस्वी में का जन्म होता है, तो मान के चलिए 1350-1400 ईस्वी के आसपास इन्होंने कृतिलता और कृति पताका की रचना की। इसके अलावा जो है, जो शैव भजन है, शक्ति पर आधारित पद है, या राधा कृष्ण के श्रृंगारिक पद हैं, इन सभी चीजों की विद्यापति ने रचना की है। तो वो 1400 ईस्वी के आसपास का टाइम आता है। तो वो यहां से जो है मैथिली भाषा का अपना एक विकास यात्रा शुरू हो जाती है, ठीक है। तो इसके बारे में हमको पढ़ना, इसका तीसरा टॉपिक है मैथिली भाषा के ऐतिहासिक विकास क्रम। तो इसमें हमको यह बताना है कि मैथिली भाषा की विकास यात्रा किस प्रकार से हुई। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि संस्कृत से होते हुए प्राकृत से होते हुए अपभ्रंश, और अपभ्रंश से होते हुए अवहट, और अवहट से होते हुए मैथिली बना है। तो ये जो करीब हजारों साल की विकास यात्रा रही है, ये 500 बीसी से लेकर के, और ये अवहट जो है ये 1350 ईस्वी के आसपास का मान के चलिए। तो ये करीब ये 2000, लगभग 2000 ईस्वी की जो यात्रा रही है, जो संस्कृत से 2000 ईस्वी तक आते आते मैथिली बना है। तो इस 2000 साल की जो विकास यात्रा है, और अभी भी जो है वर्तमान समय में मैथिली भाषा का जो अभी हम लोग अस्तित्व है, इसके अलग अलग बोलियां हैं, तो इसका भाषा का कभी विकास लगातार होते ही रहता है। तो हम लोग अभी 2022 में हैं,
तो 2022 में जो है भी मैथिली का विकास हो रहा है। जैसे मान के चले कि अभी इंटरनेट क्रांति आ गया, अब नए नए शब्द आ गए, सब इंटरनेट है, मोबाइल है, कंप्यूटर है। अब ये सब जो है 1800 ईस्वी में तो यूज नहीं होता था, 1800 ईस्वी में इंटरनेट शब्द का प्रयोग तो नहीं होता था, या 1900 ईस्वी में भी नहीं प्रयोग होता था, मोबाइल का प्रयोग नहीं होता था। ये तो क्या, ये सब शब्द जो है नया नया शब्द भी अब मैथिली में शामिल हो रहा है। अर्थात जो मैथिली का जो डिक्शनरी है, इसका शब्दकोश है, ये सब लगातार विकास हो रहा है। और जो साहित्य की अलग अलग विधाएं हैं, उपन्यास है, कहानी है, नाटक है, निबंध है, आलोचना है, तो ये सारी जो साहित्य की नई नई विधाएं हैं, तो उस विधाओं में भी नए नए शिल्प, नया नया कौशल, नए नए तरीकों से जो साहित्य की रचना की जा रही है। अर्थात इन चीज़ों के बारे में डिटेल्स में आगे पढ़ेंगे। तो साहित्य और भाषा का विकास एक अनवरत चलने वाली प्रक्रिया होती है। तो इस टॉपिक में हमको यही जो मैथिली की जो 2000 सालों की जो विकास यात्रा रही है, तो उसके बारे में हमको पढ़ना है। और इससे पहले वाला जो टॉपिक था भारतीय भाषा परिवार, तो इस भारतीय भाषा परिवार में जो करीब 20-25 भाषा लगभग शामिल है, तो इसमें मैथिली का स्थान कहाँ है। बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे परिवार है, तो परिवार में मान के चलिए कि आपके परिवार में आप 4-5 भाई बहन हैं, तो उसमें आपका स्थान क्या है। उसी तरह से ये जो भारतीय भाषा परिवार है, एक बहुत बड़ा भाषा परिवार है, उसमें बहुत सारी भाषाएं हैं, तो उसमें मैथिली का स्थान कहाँ है, उसको हमको दिखाना है। तो वो हम जब टॉपिक पढ़ेंगे तब करेंगे। इसके बाद जो है, जो नया अगला टॉपिक है हिंदी, बांग्ला, भोजपुरी, मगही और संथाली भाषा के साथ, भाषा के संग मैथिली का संबंध। तो इसमें देखिए कि हिंदी, बांग्ला, भोजपुरी, अब पता है आपको कि ये बिहार का एक, मान के चलिए कि हम सांकेतिक एक मानचित्र बना लेते हैं। तो ये बिहार है, ये बिहार है हमारा। तो बिहार के इधर क्या है, बंगाल है, ये झारखंड है, और ये नेपाल है, ठीक है, और ये यूपी है, और ये जो करीब मान के चले कि बीच में बिहार में क्या, गंगा नदी बहती है, गंगा नदी बिहार के बीचों बीच बहती है। तो ये जो मिथिला का जो क्षेत्र है, आपको पता है कि ये करीब जो है, यहाँ पे जो हमारा जो पूरा ये दरभंगा, मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, ये सब जो पूरा इलाका है, ये पूरा इलाका जो ये क्या है, मिथिलांचल बेल्ट है। ये बंगाल से सटा हुआ जो भी पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, ये सारा इलाका यहाँ से लेकर के, और उत्तर में जो सीतामढ़ी और नेपाल का जो तराई भाग है, और ये झारखंड है। झारखंड में यहाँ पे संथाल क्षेत्र आता है, जिसमें देवघर जिला, दुमका, पाकुर, ये सब झारखंड का जिला है। तो यहाँ सब तक जो है अलग अलग मैथिली की बोलियां बोली जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो वैशाली है, मुजफ्फरपुर है, तो यहाँ सब तक जो है सो, और ये मुंगेर है, मुंगेर के कुछ इलाकों तक जो है मैथिली बोली जाती है। तो ये हम पढ़ेंगे, जब मैथिली भाषा की अलग अलग बोलियां पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे इन क्षेत्रों के बारे में। तो अब ये है कि अब अगर आपको किसी चीज, आप जैसे कि आप क्लास में 40-50 बच्चे हैं, तो उसमें क्या होता है, जब एग्जाम होता है तो सारे बच्चों का एक रैंक निकाला जाता है कि फर्स्ट सबसे ज़्यादा मार्क्स कौन लाया, लास्ट में कौन आया, एक कंपैरिजन किया जाता है, ताकि जो एक बेहतर मूल्यांकन किया जा सके। उसी तरह से जो मिथिलांचल क्षेत्र जो है, इसके अगल बगल में जो भी भाषा है, जैसे बंगाल में बंगाली बोली जाती है, ठीक है, संथाल परगना में संथाली बोली जाती है, भोजपुर के क्षेत्र में भोजपुरी भाषा बोली जाती है, ठीक है, भोजपुरी भाषा बोली जाती है, नेपाल में नेपाली भाषा बोली जाती है, ठीक है। तो इन सभी भाषाओं, जो मैथिली भाषा के आसपास जितनी भी भाषाएं हैं, उन भाषाओं का मैथिली भाषा से क्या संबंध है। क्योंकि आपका जो पड़ोसी होगा, उस पड़ोसी में और आप में बहुत सारा जो है, आपके क्लास के जो बाकी स्टूडेंट्स हैं, उसमें कई सारे आप में क्या होगी, सिमिलरिटी भी होंगी, काफ़ी समानताएं भी होंगी, कुछ असमानताएं भी होंगी। तो चूंकि भाषा विज्ञान हम पढ़ रहे हैं, तो एक कंप्लीट एनालिसिस के लिए, एक डिटेल एनालिसिस करने के लिए हम इन सभी भाषाओं की, मैथिली के जो अगल बगल की जो भी भाषाएं हैं, उसमें क्या रिलेशन है, उनमें क्या समानता है, क्या असमानता है, वो उसको हम, उसके बारे में हम लोग पढ़ें। इसके बाद जो है मैथिली के विभिन्न बोली, अर्थात जो मैंने आपको भी बताया कि जो मैथिली भाषा है उसकी कई सारी बोलियां हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बिहार का जो मैप मैंने आपको बताया, इस बिहार के मैप में जो है, जैसे नेपाल का इलाका है, जो नेपाल के इलाके के पास जो है उत्तरी बोली बोली जाती है। मैथिली में एक कहावत है कि 4 कोस पर पानी बदले 8 कोस पर बानी, अर्थात जब 4 कोस की दूरी यात्रा केला पर जैसे पानी बदल जाए छै, 8 कोस के जे छै यात्रा केला पर जे छै वाणी बदल जाए छै। तो एहि प्रकार से छै से पानी और वाणी के बीच में संबंध होइ छै। तो एनाहिते छै सब बिहार में अपना जब मैथिली, मगध आ भोजपुरी 3टा भाषा छै, तो वो मैथिली भाषा छै कतेक दूरी पर छै से किछु अलग अलग जिला में ओकर अलग अलग बोली भ जाए छै, ठीक छै, अलग अलग ओकर बाजे के शैली भ जाए छै, बाजे के तरीका भ जाए छै।
जेना जे बंगाल से सटल इलाका छै ओहिठाम जे जेना पूर्णिया कटिहार सबके जे इलाका छै, किशनगंज अररिया सब, ओहिठाम जे मैथिली बाजल जाइ छै ओहिपर बंगाली भाषाके प्रभाव पड़ि जाइ छै। ठीक छै, बंगाली और मैथिली एहिठाम मिश्रित भऽ गेलै हँ, तऽ एहिठाम जे छै एकरा अपना सब पूर्वी बोली कहै छै, मैथिलीके पूर्वी बोली। ठीक छै, और ई जे मुजफ्फरपुर, वैशाली ई सबके जे भाषा छै, सारणके किछु भागमे एहिठाम भोजपुरी भाषाके प्रभाव ज़्यादा पड़ऽ लागै छै। एकरा छै से एहिठाम जे छै से पश्चिमी बोली कहै छै, अर्थात एहि इलाकामे जे वैशाली और मुजफ्फरपुर सबके इलाकामे जे मैथिलीके भाषा छै ओहिठाम जे छै पश्चिमी बोली बाजल जाइ छै, कियाकि भोजपुरी भाषाके प्रभाव पड़ै छै। ओनाहिते जे छै से दक्षिणमे छै मुंगेरके आसपासके इलाकामे ई मगधके जे मगही भाषा छै ओकर प्रभाव पड़ऽ लागै छै। ताहि कारण छै से ग्रियर्सन साहब छिका छिकी अर्थात या चूँकि ई भागलपुर मुंगेर सबके जे इलाका छलै तऽ महाभारतमे जे कर्ण छलखिन ओहि टाइम अंग प्रदेश छलै, अंग प्रदेश, ताहि दुआरे एहि भाषाके नाम अंगिका सेहो कहल जाइ छै। एकरा छै से अंगिका भाषा सेहो कहल जाइ छै। ई भाषा अब लगातार विकास कऽ रहल छै और एकरो अब यात्रा भाषा दिस बनैके, ई बोली छै एखन मैथिलीके लेकिन ई भाषाके दिस अग्रसर छै। ओनाहिते जे ई भोजपुरीके आसपास सटल जे भाषा छै, ई जे चूँकि वज्जी गणराज्य छलै एकरा वज्जिका बोली, वैशालीके आसपासके जे भाषा छै सेहो कहल जाइ छै वज्जिका बोली। ई जे छै मैथिली भाषाके विभिन्न बोली भऽ गेलै। तऽ अब अपना सब एखन देखलिए कि जे 4 कोश पर पानी बदले और 8 कोश पर बानी, तो अगर कोनो भी भाषा चाहे मैथिली हो, हिंदी हो, अंग्रेजी हो, कोनो भी भाषा हो, तो बहुत सब भाषामे अलग अलग बोली होइ छै, अलग अलग तरहके बोली होइ छै। तऽ लेकिन जखन आप एकटा की कहै छै साहित्यिक सम्मेलन हेतै या कोई पाठ्य पुस्तक लिखल जेतै या कोनो साहित्य लिखल जेतै, एकटा स्टैंडर्ड जे छै, एकटा स्टैंडर्ड लैंग्वेज हेबाक चाही जे सब आदमी यूज करे। ठीक छै, एकटा की होइ छै स्टैंडर्ड लैंग्वेज होइ चाही जे जते पढ़ल लिखल जे किताबमे पाठ्य पुस्तकोमे होय या कोई साहित्य लिखल जाए या कोई परिचर्चा कयल जाए, जेना हिंदी छै तऽ एकटा हिंदीके स्टैंडर्ड लैंग्वेज छै, ओनाहिते एकटा मैथिलियोके स्टैंडर्ड लैंग्वेज छै जे चाहे पूर्णियामे बाजल जाए या लिखल जाए या की कहै छै मुजफ्फरपुरमे बाजल लिखल जाए, दिल्लीमे बाजल जाए या कहीं बाजल जाए, वो स्टैंडर्ड लैंग्वेज छै मैथिलीके। और वएह जे छै से साहित्यमे अहाँ किताबमे वएह प्रयोग हेतै, अहाँ वएह लिखबो करबै और वहाँ वएह बाजबो करबै, साहित्यिक चर्चा गोष्ठी या न फॉर्मल ओकेजनमे अहाँ वएह बाजबै। तऽ ओकरा की कहै छै से मानक भाषा कहै छै। मानक मतलब की होइ छै, मानक का अर्थ की होइ छै, मानक मतलब होइ छै स्टैंडर्ड, जे स्टैंडर्ड भाषा छै। अपन बोली जे छै से अहाँ घरमे बाजबै, लेकिन जे मानक भाषा छै वो फॉर्मल ओकेजन पर, औपचारिक अवसर पर बाजबै। तऽ ई एहि प्रकार से पूरा मैथिली भाषाके इतिहास, मतलब ये पूरा सेक्शन छै और बीपीएससी में 6 गो खंड 1 से 6टा प्रश्न पूछे छै। मैथिली भाषा के इतिहास से 3 गो प्रश्न अमूनन पूछल जाइ छै। तो बहुत आदमी मैथिली भाषा के इतिहासो तैयार कऽ के काज चला लै छै, लेकिन अब सब चीज तैयार करेनाइ बढ़िया बात छै। आब जे छै दोसर जे सेक्शन छै मैथिली साहित्यिक इतिहास। ठीक छै, तो मैथिली साहित्यिक इतिहासमे ई आबै छै कि जेना भाषा, पहिले तऽ कोनो चीजके पहिले भाषा होइ छै, ओहि भाषामे अलग अलग साहित्य लिखल। साहित्यिक अर्थ होइ छै सजुड़ हित, अर्थात समाज, साहित्य की कहै छै समाजके दर्पण होइ छै, अर्थात जैसे समाजके हित होइ वो अलग अलग साहित्य भऽ सकै छै, जे कहानी भऽ सकै छै, कविता भऽ सकै छै, उपन्यास भऽ सकै छै, नाटक भऽ सकै छै, निबंध भऽ सकै छै, आलोचना भऽ सकै छै। ई सब अलग अलग साहित्य होइ छै जे ओहि भाषामे लिखल जाइ छै। जेना मैथिलीमे एकटा बहुत बढ़िया छै कन्यादान नामके एकटा उपन्यास है, कन्यादान नामके एकटा उपन्यास है जे स्त्री विमर्श पर आधारित छै। स्त्री विमर्श मतलब एहिठाम तत्कालीन समयमे 1920 से लऽ के 40 ईस्वी के बीचमे जे मिथिलांचल समाज छलै और ओहिठाम जे उच्च वर्गके जे महिला सब छलै ओकर की सामाजिक समस्या छलै, ओकरा कोन कोन प्रकारके प्रताड़ना और गंजनके सामना करऽ पड़ै छलै, एहि पर आधारित रहिके स्त्री विमर्श पर आधारित रहिके हरिमोहन झा एकटा बहुत ही प्रसिद्ध उपन्यास लिखलखिन कन्यादान। और एहि उपन्यासके रोचकता एतेक सुन्दर छै, उपन्यास एतेक रोचक छै, एतेक इंटरेस्टिंग उपन्यास छै कि जे अन्य मिथिला भाषाके नहियो जानैवला लोक सब छलथि ओहो सब एहि मैथिली भाषाके अध्ययन केलखिन ताकि एहि उपन्यासके आनन्द लऽ सकै। इएह जे छै से एकटा उपन्यासके एकटा विधा, एक साहित्यके एकटा विधा की होइ छै उपन्यास। ओहिना जे छै से अपना सबके कि जते मैथिलीके साहित्य छै ओकर काल विभाजन, पहिले साहित्यके इतिहास जे होइ छै ओकरा काल विभाजन कयल जाइ छै। मतलब कि
जेना साहित्य जे छै मैथिली के पहिल जे अपना सबके साहित्य मिलै छै उपलब्ध साहित्य 1324 ईस्वी में वर्ण रत्नाकर मिलै छै। 1324 ईस्वी में वर्ण रत्नाकर मिलै छै जे ज्योतिरेश्वर के द्वारा लिखल गेल छलै, जे ज्योतिरेश्वर ठाकुर के द्वारा लिखल गेल छलै। ई मैथिली साहित्य के पहिल उपलब्ध ग्रंथ छै वर्ण रत्नाकर। एकरा इंसाइक्लोपीडिया ऑफ मैथिली लिटरेचर सेहो कहल जाइ छै। और ई जे वर्ण रत्नाकर छै वर्णन के सागर छै, अर्थात रत्नाकर मतलब छै समुद्र। तो ई वर्णन के सागर छै और एहिमे जे छै 1300 ईस्वी आसपास लिखल गेलै। तो ओहि टाइम के जते भी उत्तर भारत के सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, सांस्कृतिक के एकटा विस्तार से वर्णन भेलै हन। और ऐसे नमहर ग्रंथ ओहि समय में कोनो भी अन्य भाषा में उपलब्ध नहीं छलै। सही, और मिथिला और मैथिली जे छै पर गर्व कऽ सकैए। तो एहिठाम 1324 में मैथिली के वर्ण रत्नाकर मिलै छै। और ओकर बाद अहाँके कहलहुँ कि कन्यादान 1920 ईस्वी में लिखल गेलै। ओकर बाद अभी भी जेना 2022 में श्री अमित मिश्र हमर एकटा मित्र छथि, हुनका छै से मिललै हन साहित्य अकादमी पुरस्कार मिललै हन मैथिली में 2022 में। एहि प्रकार से लगातार साहित्य के रचना भऽ रहल छै। तो साहित्य के संगठित अध्ययन करबा ले, एकटा डिटेल्स स्टडी करबा ले जरूरी छै कि ओकर काल विभाजन कयल जाय। जेना भारतीय भाषा परिवार में मैथिली के स्थान अपना सब ध्यान के ओनाहिते साहित्य के काल विभाजन कयल जाइ छै, आदिकाल, मध्यकाल, आधुनिक काल। तो 1324 ईस्वी में जेना वर्ण रत्नाकर लिखल गेलै तो वो आदिकाल के साहित्य में। और 1920 ईस्वी में जेना कन्यादान आसपास लिखल गेलै हन तो ई सब आधुनिक काल के साहित्य छै। ठीक छै, तो वह साहित्य के काल विभाजन कयल जाइ छै। और वही साहित्य काल विभाजन के ओहि समय के साहित्य की विशेषता छलै, अर्थात जो मानियो 1300 ईस्वी के आसपास के समाज छलै, ओहि समाज की ओहि समय जो भक्तिमूलक समाज छलै, ओहिठाम भक्ति प्रधान विषय होइत रहे, राधा कृष्ण के श्रृंगारिक पद होइत रहे। अब भी 2000 के आसपास 1900 ईस्वी का भी रैप लोग सुनै छै, हाँ, डिस्को सुनै छै। तो अभी के समाज अलग छै, 1300 ईस्वी के आसपास के समाज अलग छलै। तो ओहि समाज की विशेषता छै वह विशेषता ओहि साहित्यों में आबै छै। तो ओकर सबके जो विशेषता छै विभिन्न कालक प्रवृत्तिगत विशेषता, मतलब आदिकाल के साहित्य की विशेषता छै, मध्यकाल के साहित्य की विशेषता छै और आधुनिक काल के साहित्य की विशेषता छै। ई सब अपना सबके पढ़ऽ पड़ै छै। ओकर बाद छै कि आधुनिक मैथिली कविता। अहाँ सब परिचित हेबै यात्री जी के अपना सबके चित्रा काव्य संग्रह पढ़ै छै। ई जे छै से मैथिली के कविता के एकटा नया दिशा और नया स्वरूप आधुनिक काल में देलखिन हन, जाहिमे बूढ़ विलाप, कवि के स्वप्न आदि बहुत सुंदर सुंदर कविता छै जे यात्री जी हिंदियों में लिखे छथिन और बहुत ही प्रखर एकटा कवि के तौर पर जानल जाइ छथिन। ई सब आधुनिक मैथिली काल में जे छै कविता के केना केना विकास भेलै हन, कोन कोन कवि छथिन, एहि सबके कुछ किछु महत्वपूर्ण रचना सब बारे में पढ़बाक छै। फिर आधुनिक मैथिली उपन्यास, आधुनिक काल में जे छै से मैथिली में कोन कोन उपन्यास लिखल गेलै हन, ओहि सब उपन्यासकार के छथिन, ओहि सबके बारे में और हुनका प्रमुख प्रमुख उपन्यास के बारे में पढ़ै छै। ओनाहिते जे आधुनिक काल के जे नाटक सब छै, जे प्रमुख प्रमुख नाटक सब छै, जेना मिथिला नाटक छै। मिथिला नाटक मुंशी रघुनंदन दास के द्वारा लिखल गेल छै मिथिला नाटक, एकरा बारे में पढ़े के छै। ई अपना सिलेबसों में छै, पेपर 2 में पढ़े के छै। और नाटक के जे संपूर्ण रूप से केना केना विकास भेलै हन 1800 1900 से लऽ के 2022 तक में, ओहि सब बारे में अपना सबके पढ़बाक छै। आधुनिक मैथिली लघु कथा के विकास। तो ई जे लघु कथा, कथा के मतलब कहानी, जे मैथिली में जेना गोनू झा के कहानी एकटा बहुत ही लोकप्रिय सबके सब बुझल छै। एहन बहुत सारा कहानी जे छै से मध्यकाल में लिखल गेलै या आधुनिक काल के आसपास मानियो गोनू झा के समय छै। ओहिके अलावा भी मैथिली में बहुत सारा मनमोहन झा, राजकमल चौधरी, हरिमोहन झा, ये सब बहुत बड़का बड़का कथाकार भेलखिन हन जे मैथिली में एक से एक सुंदर कथा स्टोरी लिखलखिन हन। लिली रेक लिखलखिन हन, महिला कथाकार छथिन। तो हिनका सब बारे में जे कथा के केना केना आधुनिक काल में विकास भेलै हन, ओहि कथा के पूरा एक संपूर्ण डायमेंशन में पढ़बाक छै। ओकर बाद छै से आधुनिक मैथिली निबंध एवं आलोचना के विकास। जे आधुनिक मैथिली निबंध और आलोचना, निबंध के मतलब होइ छै निश्चित बंधन। आब मानियो कि कोनो विषय छै, आब कोनो विषय पर गहीर स्टडी, एकटा डीप स्टडी करे छै। अहूँ सबके यूपीएससी के पेपर में देखबै तऽ निबंध आबै छै एस्से, जेना महिला सशक्तिकरण पर कोनो निबंध देले या पर्यावरण पर कोनो निबंध देले, तो ओहिमे अहाँ कंप्लीट समझ कोनो एनालाइसिस, तो कोनो विद्वान निबंध के मतलब एकटा बुझियो रिसर्च पेपर होइ छै। जे कोई मैथिली या कोई भी सब्जेक्ट में कोनो एकटा जे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक छै, टॉपिक पर डिटेल से स्टडी करऽ पड़ै छै। तो जेना कि मध्यकाल में जे मिथिला में छलै कि मध्यकाल जे छै से नाटक, मध्यकाल में जेना कीर्तनिया छै, कीर्तनिया जे छै मध्यकाल में एकटा नाटक छै कि नाच छै। कीर्तनिया नाटक छै कि नाच छै। नाच के मतलब नृत्य आ नाटक मतलब जे नाटक होइ छै।
तो कीर्तनिया जे छै से मध्यकाल को नाटक छै कि नाच छै, एहि पर मध्यकाल में एकटा जे आधुनिक काल का विद्वान सब छथिन, जेना रमानाथ झा भेलखिन, रमानाथ झा और जयकांत मिश्र, ई सब के बीच में एकटा बहुत बड़ा डिबेट के विषय चले कि एकरा नाच कही कि नाटक कही। एहि पर छै से एकटा जे से की लिखल गेलै, निबंध लिखलखिन रमानाथ झा, प्रबंध संग्रह। प्रबंध संग्रह एकटा निबंधक पुस्तक छै, जे पर रमानाथ झा, डॉक्टर प्रोफेसर रमानाथ झा अपन तर्क के द्वारा सिद्ध केलखिन कि जे से मध्यकालीन जे कीर्तनिया छै ओ जे छै से नाटक नहीं बल्कि नाच छै, नृत्य छै। तो ये पर अपन सबटा लॉजिक देलखिन, बतेलखिन, कारण बतेलखिन। एकर जे छै से खंडन केलखिन जयकांत मिश्र, कहलखिन कि नहीं ये नाटक नहीं नाच छै। वो अभिव्यंजना नाम के एकटा पत्रिका छलै, ओहि पत्रिका में वो अपन तर्क प्रस्तुत केलखिन। ये जे छै से तो ई आधुनिक काल में जो कोन प्रकार के निबंध लिखल गेलै हन और आलोचनो वह होइ छै, रिसर्चे पेपर टाइप से होइ छै। तो निबंध आलोचना जखन पढ़बै तो ओकरा बारे में आलोचना मतलब होइ छै संपूर्ण रूप से विश्लेषण। आलोचना जे छै संपूर्ण विश्लेषण आलोचना में होइ छै। तो ई आधुनिक मैथिली में कोन निबंध लिखल गेलै हन, आलोचना केना लिखल गेलै हन, कोन प्रमुख निबंधकार छथिन, कोन प्रमुख आलोचक छथिन, हुनका सब बारे में स्टडी करबाक छै। एहि प्रकार से पेपर 1 अपना सबके कंप्लीट होइ छै। 6टा क्वेश्चन आबै छै, अपना सबके 3टा क्वेश्चन करेबाक छै। आब जे छै पेपर 2 शुरू होइ छै। पेपर 2 में जे छै से अपना सबके खंड 2 होइ छै, ओहू में 6 गो प्रश्न रहै छै, ओहू में 6 गो प्रश्न छै, एहिमे 3टा लिखबाक छै। एहिमे जे छै से एहिमे लिखल छै, एहि पत्र में निर्धारित पाठ्य पुस्तक सबक मुख्य रूप से अध्ययन अपेक्षित होयत और एहन प्रश्न सब पूछल जाए जाहि से परीक्षार्थी के समीक्षा क्षमता के परीक्षा हो। समीक्षा मतलब आलोचना, समीक्षा जब हम आधुनिक मैथिली आलोचना पढ़लिए, ई समीक्षा जे छै सब मतलब आलोचनात्मक, क्रिटिकल एनालिसिस, आलोचनात्मक मूल्यांकन, क्रिटिकल एनालिसिस जकरा कहै छै, वह जे छै से एहिमे करबाक छै। ई सब किताब जे छै से पढ़बै छै और किताब पढ़ला के बाद ओकर जो क्वेश्चन बनते ओकरा क्रिटिकल एनालिसिस करबाक छै। तो एहिमे देखियो पहिल छै विद्यापति जे 1350 से 1450 के आसपास हिनकर टाइम पीरियड रहले हन। तो हिनकर जे गीतावली छै, हिनकर जे पद्य, हिनकर जे कविता, हिनकर जे गीत सबके एकटा संग्रह छै जे मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित भेल छै। एकर पद संख्या 1 से 50 तक जे छै से अपना सबके सिलेबस में छै। विद्यापति गीतावली विद्यापति द्वारा रचित जे छै से पाठ्य पुस्तक छै। ओकर जे मतलब गीत छै, ओहिमे महत्वपूर्ण गीत सब छै जे मैथिली अकादमी से प्रकाशित छै, ओकरा अपना सबके पढ़बाक छै। दोसर छै गोविंद दास एकटा विद्वान छथिन, जेना विद्यापति विद्वान छथिन। तो हिनकर गोविंद दास के जन्म छै से 1570 ईस्वी में मानल जाइ छै और हिनकर मृत्यु 1640 ईस्वी में भेल। गोविंद दास के जन्म 1570 में और मृत्यु 1640 में। तो ये एकटा वैष्णव कवि रहथिन, अर्थात भगवान कृष्ण के भागवत भक्त रहथिन। तो हिनकर जे गीत सबके प्रकाशन जे छै गोविंद दास भजनावली नाम से भेलै है, इहो मैथिली अकादमी पटना से प्रकाशित छै। एकरो पद संख्या 1 से 50 तक जे हिनकर गीत छै, हिनकर जे रचना छै ओकरा पढ़ैके छै और ओहि पर छै से प्रश्न एतै, ओहि प्रश्न के अपना सबके उत्तर देबाक छै। तेसर छै मनबोधक कृष्ण जन्म। तो मनबोध छथिन, हिनकर जन्म 18वीं शताब्दी में भेलै हन। 18वीं शताब्दी में मनबोध छै से मैथिली साहित्य के एकटा विद्वान भेलखिन। 18वीं शताब्दी में मतलब मान के चलिए 1740-50 के आसपास हिनकर जन्म भेलै हन और हिनका द्वारा एकटा रचना कयल गेलै जकर नाम छै कृष्ण जन्म। कृष्ण जन्म छै से एकटा मैथिली के पहिल प्रबंध काव्य छै कृष्ण जन्म। प्रबंध काव्य अर्थात महाकाव्य, जेना रामायण छै कि छै एकटा महाकाव्य छै या प्रबंध काव्य छै, ओनाहिते मैथिली साहित्य के जे पहिल प्रबंध काव्य छै जे मतलब सर्गबद्ध छै। एक की होइ छै प्रबंध काव्य, जखन पढ़ेबै तखन बुझेबै। तो ई जे मैथिली साहित्य के पहिल प्रबंध काव्य छै वो छै से कृष्ण जन्म जे छै से मनबोध के द्वारा लिखल गेलै 18वीं शताब्दी में। एकरा अपना सबके पढ़बाक छै। एकर बाद जे छै 4वीं टॉपिक छै चंदा झा द्वारा रचित मिथिला भाषा रामायण, एकर सुंदरकांड। ई जे चंदा झा छथिन, हिनकर जन्म छै से 1830 ईस्वी के आसपास भेल छलै और 1907 में हिनकर मृत्यु भेलै। तो जेना कि अवधी भाषा में अहाँ सब पता अछि कि अवधि में की छै रामचरितमानस लिखल गेल छै तुलसीदास के द्वारा। अवधि में रामचरितमानस लिखल गेल छै तुलसीदास के द्वारा, वो 1500-1600 के आसपास से लिखने छथिन। तो ओनाहिते छै से की कहै छै तमिल भाषा में, तेलुगु भाषा में
रामायण अलग अलग भाषा में लिखल गेल छै, लेकिन मैथिली में बहुत लेट से लिखल गेलै। और मैथिली भाषा में पहिल बेर रामायण छै से चंदा झा लिखलखिन। मैथिली भाषा में पहिल बेर रामायण चंदा झा द्वारा 1857-58 के आसपास मैथिली भाषा में पहिल बेर मिथिला भाषा रामायण जे छै से चंदा झा लिखलखिन। और रामायण छै 7 कांड में बांटल छै। रामायण में क्या कांड छै? 7 कांड। ई 7 कांड में छै, लेकिन 7 कांड अपना सबके पूरा नहीं पढ़बाक छै। एकर सिलेबस देखियो शॉर्ट छै कि मात्र सुंदर कांड पढ़ै छै। ई सुंदर कांड पढ़ै छै। ई सुंदर कांड में इएह छलै कि जे हनुमान जी छै से लंका पार कऽ के जाइ छथिन, हनुमान जी समुद्र पार कऽ के लंका जाइ छथिन और सीता के बारे में पता करै छथिन और वापस जे छै राम भगवान के पास आबै छथिन। तऽ ई हनुमान के जे लंका के पूरा यात्रा छै, लंका के केना जरेलखिन, सीता माँ केना पता लगेलखिन, ई सब के घटना के वर्णन छै से ई सुंदर कांड में छै। ई जे मिथिला भाषा रामायण छै से पहिल बेर जे मैथिली भाषा में रामायण चंदा झा द्वारा लिखल गेलै, एकरा बारे में अपना सबके पढ़बाक छै। एकर बाद छै से यात्री जी नाम के एकटा वैद्यनाथ मिश्र यात्री, बहुत ही पॉपुलर कवि छथिन, बहुत ही महत्वपूर्ण कवि छथिन और आधुनिक काल के सब सर्वाधिक महत्वपूर्ण कवि में से एक छथिन। और हिंदियों में लिखे छथिन, हिंदी में नागार्जुन नाम से लिखे छथिन। हिंदियो साहित्य में ओतबे प्रसिद्ध छथिन जते मैथिली साहित्य प्रसिद्ध छथिन। ई नागार्जुन के जन्म छै से ई हुनको जन्म छै 1900 के आसपास हिनकर जन्म छै और 1998 में हिनकर मृत्यु भेलै। यानी 1998 में यात्री जी मरलखिन हन, 2000 के आसपास, 1900 के आसपास हिनकर जन्म भेल छै। तो यात्री जी के एकटा काव्य संग्रह छै चित्रा, एहिमे 1930 ईस्वी से लऽ के और करीब 1949 ईस्वी तक के अलग अलग कविता सब छै यात्री जी के, जे जेना कि समाज में महंगाई छै, ठीक छै, गरीबी छै, बेरोजगारी छै, जे दलित छै, जे किसान छै, जे समाज के कमजोर वर्ग छै, ओकर सबके की समस्या छै, ओहि सब समस्या के यात्री जी अपन कविता में स्थान देलखिन। ओहिसँ बहुपति प्रथा छलै, अर्थात मतलब बहुपत्नी प्रथा छलै, सॉरी। एक व्यक्ति 4-4 गो 5-5 गो बियाह करैत रहे और अधिक उम्र के 70 साल 60 साल के आदमी 15 साल 12 साल के लड़की से विवाह करैत रहे। तो ओहि समय जे 12 साल 14 साल के जे लड़की छलै वो 70 साल के आदमी से विवाह करैत रहे और 2-4 साल में जखन आदमी मर जाइत रहे और वो औरत जे विधवा भऽ जाइत रहे 12-14 साल के लड़की, तो ओकर कोन स्थिति खराब भऽ जाइत रहे, समाज में ओकर कोन प्रकार से ओकरा तिरस्कार के सामना करऽ पड़ैत रहे। तो ई सब बूढ़ वर्ग कविता छै। एहिमे जेना बूढ़ वर जे कम उम्र के लड़की के बुढ़वा से बियाह कऽ देलकै तऽ बूढ़ वर भऽ गेलै, ओकर पति जे मरि गेलै तऽ विलाप कविता छै। ओकर बाद कवि के स्वप्न कविता छै, कवि के स्वप्न, या देश दशाष्टक कविता छै कि देश दशाष्टक कविता में जे महंगाई छै, भ्रष्टाचार छै, तऽ एहिमे कहै छै बनिया लीडर अफसरक त्रिमूर्ति कऽ रहल अछि अपन मनोरथ पूर्ति, अपना ले सब अनका हेतु बंगौर। मतलब अनका हेतु मतलब सब अपना आप में लुटि रहल है, दोसर ले जे सामान्य लोग छै ओकरा ले बंगौर छै, ओकर जे से केओ नहीं सुनि रहल छै। तो ई यात्री जी के रचना छै चित्रा, अपना सबको पढ़बाक छै यात्री जी के चित्रा। ओकर बाद आरसी प्रसाद सिंह छथिन, इहो समस्तीपुर से छथिन, समस्तीपुर से छथिन आरसी जी। तो आरसी प्रसाद समस्तीपुर से छथिन और हिनकर रचना छै सूर्यमुखी। तो सूर्यमुखी कविता संग्रह छै, हिनका फूल बहुत पसंद छै। तो जे सूर्यमुखी फूल छै वो हुनका बहुत प्रभावित करे छै और सूर्यमुखी के फूल से प्रेरणा लऽ के ओकरे एकटा विषय वस्तु बना के करीब 70-80 गो अलग अलग भाव, अलग अलग छोट छोट विषय कविता सब छै। तो जे आरसी प्रसाद लिखे छथिन, हिनको छै से जन्म यात्री जी के समानांतर छथिन, उनको जन्म 1998-99 में हिनकर मृत्यु भेलै हन आरसी प्रसाद के। और हिनको जे जन्म छै करीब यह 1905-06 के आसपास हिनको जन्म भेल छै, आरसी प्रसाद सूर्यमुखी। तो सूर्यमुखी नाम के एकटा काव्य संग्रह छै हिनकर। एकर बाद छै अपना सबके मुंशी रघुनंदन दास के मिथिला नाटक छै। तो मुंशी रघुनंदन दास छै, ई अपना सबके नाटक पढ़ै छै, एते तक पद्य छलै, आब गद्य के शुरुआत होइ छै। एहिमे छै मुंशी रघुनंदन दास के मिथिला नाटक। तो ओहिठाम छै से हरिश्चंद्र के जे मिथिला नाटक छै, एकरो पृष्ठभूमि करीब 1900 के आसपास के टाइम पीरियड के छै। ओहि समय की भेल छलै कि पूरा मिथिलांचल समाज में अंग्रेज के पूरा भारतीय पर शासन भऽ गेल छलै। तो ओहि जे छै से अंग्रेज के तुलना छै से ओ कलयुग से केलखिन हन। और माँ सीता जे छै अंग्रेज के अयला के बाद छै से मिथिलांचल पर कोन कोन प्रकार से दुर्गति भऽ रहल छै, मिथिला के जे नैतिक चारित्रिक जे उत्कर्ष छलै, जे उपलब्धि छलै, ओहि सब में कोन कोन प्रकार से पतन भऽ रहल छै। तो एही सब विषय के, कियाकि ओहि टाइम की छलै कि अंग्रेज के डायरेक्ट अहाँ आलोचना नहीं कऽ सकै छलियै, तैं अंग्रेज के तुलना छै से कलयुग से केलखिन। और कलयुग से जे मिथिला के समाज पर कोन कोन प्रकार से दुर्गति भऽ रहल छै ओकरा देखेलखिन। तो एहि प्रकार से छै से जे स्वतंत्रता संग्राम में आम जनमानस के जगेबा में, अर्थात ओकरा अंदर एकटा भावबोध पैदा करे में, ओहि चेतना के पैदा करे में
या मुंशी रघुनंदन दास छथिन से सफल भेलखिन और जे छै से लोकके एकटा जागृति प्रदान केलखिन। ओनाहिते जे अहाँके बतेलहुँ कि कन्यादान और द्विरागमन, प्रोफेसर हरिमोहन झा कन्यादान और द्विरागमन दूटा उपन्यास लिखलखिन। एहि कन्यादान उपन्यासमे जे छै मिथिलांचलमे द्विरागमन होइ छै। अहाँ सब बुझते हुए द्विरागमन ककरा कहै छै, जखन लड़कीके विवाह भऽ जाइ छै और साल बाद या मने 15-20 दिन आबै छै, लेकिन ओकर बाद जो लड़की छै पतिके घर पर जखन आबै छै तऽ ओकरा द्विरागमन कहै छै। कन्यादान होइ छै जखन लड़कीके विवाह होइ छै। ओहि समयमे 10, 11, 12 सालमे विवाह भऽ जाइत रहै लड़कीके। ओहि 10, 11 साल के विवाह में लड़की के कोन प्रकार से प्रताड़ना होइत रहे। लड़का बहुत पढ़ल लिखल छै, ओकरा 11, 12 साल या कम उम्र के लड़की भेटले, ओहो लड़की पढ़ल लिखल नहीं छै। तब लड़का खूब पढ़ल लिखल विद्वान छै, ओकर कन्या जे छै, ओकर पत्नी छै, ओ पढ़ले लिखल नहीं छै। तब जोड़ी की भऽ गेलै, बेमेल भऽ गेलै। लड़का एकदम PhD होल्डर छै, बहुत बड़ा विद्वान छै, लड़की ओकर कन्या किछु बुझबे नहीं करै छै कोनो चीज। तब लड़का की पति की पत्नी से बात करतै, ओकरा मोने नहीं लागै छै अपन कन्या संगे। तो एहि सब मुद्दा पर आधारित राखि के जे उपन्यास लिखलखिन, जे स्त्री के समस्या, ओ लड़की के तो कोनो दोष नहीं छै, समाज के दोष छै कि लड़की को नहीं पढ़ेलकै, अपन बेटी को नहीं पढ़ेलकै, बेटा खूब पढ़ेलकै। तो दोष तो ओकर माँ बाप के छै, दोष तो समाज के छै। तो वह समाज के दोषी मानै छथिन। और जे स्त्री के एकटा विमर्श छै, ओकरा छै से हरिमोहन बाबू कन्यादान आ द्विरागमन नाम के उपन्यास में आनै छथिन। ओकर बाद छै प्रोफेसर रमानाथ झा के प्रबंध संग्रह। ये प्रबंध संग्रह वह जहाँ बतेलूँ कि जब ओहि समय में 1960-65 तक मिथिलांचल समाज में मैथिली भाषा और साहित्य में 5टा जो बड़ा जटिल सब्जेक्ट चले, जटिल कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स चले। ओहि 5 कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स पर जे रमानाथ झा छथिन, जो मैथिली साहित्य के सबसे बड़का आलोचक छलखिन, तो सबसे बड़का विद्वान छलखिन ओहि टाइम में। तो रमानाथ झा से 5 टॉपिक पर एकटा पंजी प्रबंध के आधार पर, पंजी प्रथा के आधार पर, जे राजा हरि सिंह द्वारा शुरू कयल गेल छलै, तो ओहि पंजी प्रथा के आधार पर और भी जो डॉक्यूमेंट रिसर्च के आधार पर वो 5 टॉपिक पर अपन राय रखलखिन, अपन विचार प्रस्तुत केलखिन, जे प्रबंध संग्राम के नाम से प्रकाशित भेल छै। यह प्रबंध संग्रह अपना सबके पढ़बाक छै। ओकर बाद जे छै राजकमल चौधरी मैथिली साहित्य के आधुनिक कथाकार में सबसे महत्वपूर्ण छलखिन। हिनकर ललका पाग, तो ललका पाग वह एक कहानी छै कि ललका पाग में पहले समाज में एक आदमी जे छै से 4 गो बियाह करैत रहे। तो जखन वो आदमी एक बेर बियाह गेलकै, फिर वो पत्नी पहिल पत्नी के छोड़ के दोसर पत्नी पर साथ बियाह, दोसर लड़की के साथ बियाह करे लगलै। तो पहिल लड़की के ओकर जे पहिल पत्नी छलै, ओकर की स्थिति होइ छै, ओकर जे की करुणापूर्ण स्थिति होइ छै। तैयो ओते करुणापूर्ण स्थिति भेलाके बावजूदो ओकरा अपन पति के प्रति प्रेम में कोनो कमी नहीं आबै छै। तो वह कमी के वह जे छै से भाव के राजकमल जी व्यक्त करै छथिन। तो ई अपना सबके पढ़बाक छै। एहि प्रकार से जे छै सेक्शन 2 में 6टा प्रश्न आबै छै। सेक्शन 2 में 6 गो प्रश्न आबै छै। एहिमे छै से अपना सबके 3 गो प्रश्न पढ़ैके छै, मतलब 3टा प्रश्न के उत्तर दैके छै, जाहिमे एकटा जे छै से व्याख्या कंपलसरी होइ छै। एकटा व्याख्या छै से कंपलसरी होइ छै। ओहिमे 7 गो विकल्प रहै छै, मात्र 2टा लिखै छै। अर्थात अहाँ देख सकै छियै कि अहाँके पास व्याख्या यूपीएससी में 1 गो ऑप्शन विकल्प नहीं रहे छै, एहिठाम 7 गो विकल्प छै, मात्र अहाँके 2टा व्याख्या लिखै छै। और ई जे 10टा छै, 10 गो किताब में से अहाँके 6टा किताब शुरुआत में से छै, एहिमे से 3 गो प्रश्न आयत। और यह 3 गो प्रश्न, यह 6 गो किताब अहाँ पढ़ि जेबै तो एहिमे से अहाँ 2टा क्वेश्चन के आंसर दऽ सकै छियै और एकटा व्याख्या वाला के आंसर दऽ सकै छियै। एते मतलब अहाँ छोड़ो के जा सकै छियै, या एतो अहाँ छोड़ के जा सकै छियै। अर्थात अहाँके मतलब मानियौ ने 50% ही लगभग सिलेबस पढ़ैके छै। अगर 50% सिलेबस पढ़ के भी यहाँ बीपीएससी में बढ़िया से बढ़िया नंबर आनि सकै छियै। ई बीपीएससी में मैथिली लिटरेचर के साथ एक प्लस पॉइंट छै एखन तक के ट्रेंड के आधार पर। तो एहि प्रकार से अपना सब पूरा देखलिए कि मैथिली भाषा और साहित्य में कोन प्रकार से सिलेबस छै, एकर कोन प्रकार से अध्ययन कयल जा सकै छै। तो अंतिम में निष्कर्ष रूप हम यह कहब अहाँ सबके कि मैथिली भाषा और साहित्य बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट छै, बहुत ही मनोरम सब्जेक्ट छै। और अगर अहाँके भाषा और साहित्य में कनिको रुचि है, या अहाँके अगर अन्य विषय से प्रताड़ित छी, अर्थात अहाँ हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ई सब लेने छी और ओहि सबमे अहाँके बहुत कम मार्क्स आयल है, तो अहाँ के पास एक बढ़िया विकल्प है, अहाँ एकरा लऽ सकै छी। बस इसमें कंडीशन कुछ नहीं है, केवल ध्यान ये रखना है कि आपको इन चीज़ों को मैं क्लास में कराऊंगा और इसके सारे नोट्स आपको दिए जाएंगे, आपको सारा नोट्स मिल जाएगा। क्या क्या डायमेंशन में क्वेश्चन आएंगे वो सभी हम पढ़ेंगे, और उसका क्या क्या संभावित प्रश्न है, क्या क्या आंसर राइटिंग है, क्या क्या प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, क्या क्या उत्तर हो सकता है। मतलब हर प्रकार से इसका टेस्ट सीरीज भी लेंगे, हर प्रकार से क्लास करवाई जाएगी मेरे द्वारा। क्लासेस तो ऑनलाइन मोड में होंगी, आपको आपका समय भी बचेगा। ऑफलाइन क्लास में आप जाते हैं 4-5 घंटे टाइम बर्बाद करते हैं,
और आधा एक घंटा पढ़ के आते हैं। तो यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, आपके पास क्लासेस रिकॉर्डेड फॉर्म में भी होंगी, कुछ क्लासेस होंगी तो मैं लाइव भी ले लूँगा, तो आप वहाँ पर सारा क्लास कर सकते हैं और कोई आपको इसमें परेशानी नहीं होगी। तो इसी के साथ मैं इस क्लास को अभी कंक्लूड कर रहा हूँ और अंतिम रूप में मैं आपको यही कहूँगा कि अगर आपको हिंदी भाषा पढ़ना, लिखना, बोलना या समझना आता है तो आप निश्चित रूप से मैथिली ले सकते हैं, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं आएगी। तो इसी आश्वासन के साथ मैं इसका